भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बीटीबी में नगर परिषद की वसूली शुरू। किसानों को मिली राहत। बीटीबी की ओर से 40 से 50 रुपए बोरा लिया जा रहा था, नगर परिषद ले रही सिर्फ 20 रुपए प्रति किसान। भंडारा शहर में बीटीबी की अवैध वसूली और किसानों से प्रति बोरा 50 से 60 रुपए तक लिया जा रहा था। बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति ने इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और नगर परिषद मुख्याधिकारी को की। किसानों पर हो रहे अन्याय को संज्ञान में रखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए, जिसके बाद नगर परिषद ने बाजार चिट्ठी का मंडप लगाकर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा किसानों से प्रति किसान 20 रुपए की पावती देकर वसूली शुरू की। इस विषय को लेकर बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने किसानों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले दबाव में प्रति बोरा 50 रुपए, 60 रुपए ऐसा लिया जाता था। यदि किसी किसान ने एक बोरा या उससे ज्यादा बोरे लाए तो उसे बोरों के अनुसार पैसे देने होते थे। जब से बीटीबी में नगर परिषद की चिट्ठी शुरू हुई है, तब से किसान एक बोरा लाए या 10, उससे प्रति व्यक्ति 20 रुपए चिट्ठी फाड़ी जाती है। किसानों ने यह भी कहा है कि उन्हें अवैध वसूली से राहत मिली है। कुठले आहे तुम्ही? कास्तकार. आता तुम्हाला किती पैसे घेतात चिठ्ठीने आणि कोणची चिठ्ठी आहे ते? नगर परिषद. याच्या अगोदर कधी 30 रुपये थैल्याचे, 40 रुपये 50 रुपये प्रति पोता. किती? आता हे एका माणसाचे घेते. अच्छा, एक माणसाचे 20 रुपये. याच्या अगोदर 2 थैले आणले तर 60 रुपये घेते. 40 रुपये. 30 रुपये घेतले ना. 30 रुपये घेतले ना. बीटीबी किती घेत होती याच्या अगोदर? 30 रुपये. 30 रुपये. 30 रुपये का प्रति बोरा का? तुम्ही किती बोरा आणत होते? कधी एक कधी 2 आणले तर किती? 60 रुपये. आता चांगला वाटतं की कमी घेत आहे? चांगलं नाही तर मुलांच्या खाजा होते तेवढ्यामध्ये. हा, पहिले किती घेत होते? पण आता कमी घेऊन राहिले जास्त. आता चांगला वाटतं की अगोदर? आता बीपीएल काम आहे का? लेकिन बीटीबी के कर्मचारी द्वारा गाड़ी पार्किंग कर किसानों को सब्जी भाजी लाने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गेट पास के नाम से बीटीबी के कर्मचारी प्रति गाड़ी 100 रुपए नगर परिषद के कर्मचारी के सामने ही करते हैं। इन गाड़ियों में किसान व्यापारी के माल का आना जाना होता है। लोगों का ये भी कहना है कि बीटीबी मार्केट में जब नगर परिषद वसूली कर रही है तो गेट पास के नाम पर बीटीबी क्यों वसूली कर रही है? क्या अवैध वसूली रोकने में नगर परिषद सक्षम नहीं है? इन सवालों में नगर परिषद घिरी हुई है। तो कहीं नगर परिषद के कर्मचारी बीटीबी के साथ मिलकर नगर परिषद और जिलाधिकारी को गुमराह तो नहीं कर रहे? ऐसी चर्चा बनी हुई है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसे कर्मचारियों का खुलासा करेगा जो बीटीबी के संचालक पंडू बारापात्रे से मिलकर जिलाधिकारी और नगर परिषद को गुमराह कर रहे हैं। शासन के लाखों का नुकसान की लड़ाई के लिए बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति वीडियो और फोटो के माध्यम से समय समय पर जिलाधिकारी और नगर परिषद पुलिस अधीक्षक को जानकारी दे रही है। देखना है कि इन किसानों को गंभीरता से लेते हुए बीटीबी में हो रही वसूली को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इन शब्दों के फेर में सवाल बना हुआ है। लड़की को छेड़ना पड़ा महंगा।
8 लोग गिरफ्तार। पीड़ित लड़की ने लगाई न्याय की गुहार। मोहाड़ी तालुका के बेटाला में 14 नवंबर 2023 को दिवाली के उपलक्ष्य में मंडई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पीड़ित भी कार्यक्रम देखने आई थी। दरमियान उस लड़की को छेड़ा गया और उसके भाई को गांव के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पीड़िता की शिकायत पर मोहाड़ी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 14 तारखेला माझ्या गावी मंडईचा कार्यक्रम होता। तो कार्यक्रम पाहण्यासाठी मी गेली होती। म्हणजे लावण्यांचा कार्यक्रम होता। तो लावण्यांचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी मी गेली होती। 1-1:30 वाजे तिथे ब्रेक आला त्या कार्यक्रमामध्ये। मग मी बाहेर निघाली। बाहेर माझ्या मामाचा मुलगा मला मिळाला। मामाच्या मुलासोबत मी बाहेर गेली होती। कुरोडा रोडवर गावातल्या काही लोकांना मी दिसली, तर आमच्या मागे आले आणि मग लगेच कॉल करून बाकी लोकांना बोलवला त्यांनी आणि मग आम्हाला मारहाण केली। किती लोक? 16 किती? 15-16। त्यानंतर तुम्ही पोलिसांमध्ये तक्रार दिली का? काय झालं? पोलिसांना तर हो, पोलिसांना सांगितलं। किती लोक? 15-16 लोक होते तिथे। आता काय मागणी आहे तुमची? त्यांना कड़ी शिक्षा हवी। मोहाड़ी तालुका में दिवाली खत्म होने के बाद मंडई की भीड़ उमड़ती है। मंडई में लोगों की अपार भीड़ देखने को मिलती है। 14 नवंबर को पीड़िता का जीजा और उसका दोस्त मंडई देखने बेटाला आए थे। दोनों रात करीब 12 बजे पीड़िता के साथ घाट कुरोडा रोड पर घूमने निकले थे। उसके बाद अभिमन चैतराम ठोमरे उम्र 32 वर्ष, कार्तिक जयराम ठोमरे उम्र 20 वर्ष, गोलू रामभाव ठोमरे उम्र 28 वर्ष, गौरव अशोक समरीत उम्र 24 वर्ष, विक्की रामजी देशमुख उम्र 24 वर्ष, विनोद सेवकराम साकुरे उम्र 24 वर्ष, कैलाश रामकृष्ण देशमुख उम्र 23 वर्ष, शोभाराम सेवक साकुरे उम्र 33 वर्ष ने पीड़िता को छेड़ा और उसके भाई और उसके दोस्त को डंडे से पीटा। संघर्ष के बाद तीनों जान बचाकर घर लौटे और परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजनों ने इसकी सूचना मोहाड़ी थाने में दी। शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक अमर धनगर एवं पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है। त्या मुलीची काकू बोलत आहे, जिच्यावर हा म्हणजे अत्याचार झाला त्या मुलीच्या याच्यावर काकू बोलत आहे मी तिचे। त्या मुलीसंग असं झालं नाही पाहिजे। त्या दिवशी मी पतिदेवानं आणला होता, त्या मुलीची अशी हालत नव्हती पाहून होत। जिथं आपण सांगू नाही शकत तिथं त्या मुलीला मारला होता। खूप ते मुलगी घाबरली होती, खूप घाबरली होती। मी आपल्या पप्पाकडेही नाही जात, कुठेही नाही जात, मी येतीच राहीन म्हणून अशी ती मुलगी बोलत होती। तर आम्ही त्या मुलगी मग जसं तिच्या हातावर, शरीरावर, तिच्या मस्तकावर बी सुद्धा मारलं तर पण ती मुलगी बोलायच्या घणी खूप घाबरली आहे। पण ते म्हणते का काकू मी बोलू नाही शकत, अशी ती मुलगी म्हणत आहे। अभिमन ठोंबरे यांनी खूप मारला म्हणते ते मुलगी, अशी आता पण तिथं सांगत आहे। आता आमची मागणी आहे का आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे त्या पोरीला म्हणून अशी मागणी आहे। कड़ीची कड़ी अशी चांगली सजा मिळायला पाहिजे त्याला 10-12 वर्षाची किंवा 15-16 वर्षाची अशी चांगली दुबारा गावामध्ये हा घडल्या नाही पाहिजे कोणत्या। आज आम्ही आहोत, आज ते मुलगी झाली, उद्या चालून गावातल्या बाया आहेत, मुली आहेत, मुलीला जावाची संधी नाही राहायची कुठं। एकली माणसाला घेऊनच अशी कुठं पण जाईल का मुलगी, बाई अशी मुलगी अशी जाईल का कुठं पण? किती लोक होते? ते 15-16 लोक होते। मुलीचं असं म्हणणं आहे 15-16 लोक होते म्हणून। एक निंदनीय आणि दुर्दैवी घटना आहे। आज 8 दिवस झाले आहेत। ही 15 नोव्हेंबरची घटना आहे। 15 नोव्हेंबरपासून आज ही घटना आमच्या भाजपा महिला आघाडीपर्यंत आलेली आहे। वाईट या गोष्टीचं वाटते की या घटनेला अजूनपर्यंत वाच्यता का नाही फुटल्या गेली, की कोणा पुढाऱ्याचा हात आहे, की ते जे आरोपी आहेत आमच्या माहितीप्रमाणे, आता आम्ही आतमध्ये गेल्यानंतर सगळी छानबीन करू त्या विषयावर, SP साहेबांना सुद्धा भेटणार आहेत, की त्या आरोपींना आमच्या माहितीप्रमाणे कोणीतरी पॉलिटिकल लीडरचं वलय मिळालेलं आहे। अजूनही 16 आरोपी आहेत, 8 आतमध्ये आहेत, 8 बाहेर का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे आमचा। आणि भाजपा महिला आघाडीकडनं त्या 8 लोक जे फरार आहेत त्यांचा या 2 दिवसात
जर छडा लागला नाही तर भंडारा जिल्ह्यात सर्वात मोठं आंदोलन महिला आघाडीकडनं होणार आहे. तर भंडारा जिल्ह्यामध्ये अशी पहिलीच घटना घडलेली आहे. काय भंडारा जिल्ह्यामध्ये महिला मुली सुरक्षित आहेत का? महिला सुरक्षित आहे हे आज कळते आहे आम्हाला की आम्ही किती सुरक्षित आहोत. पण भाजपा आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेब, फडणवीस साहेब हे सातत्याने महिलांसाठी सेवेत आणि सातत्याने आमचे प्रश्न सोडवत पण आहे. पण आज जो हा प्रकार झालेला आहे की मुलींनी बाहेर पडू नये का, आता आम्हालाच विचार आला की आम्ही सुद्धा राजकारणात काम करतो. लोकांचे प्रश्न आहेत, विरोधी लोकांचे प्रश्न आहेत, पण प्रत्येक वेळी हे प्रश्न अशा आमच्याच महिलांवर, या युवतींवर लादल्याने होत नाही. आज समाज ज्या दिशेने भटकत आहे या दिशेला, पण आज आम्ही जी माहिती घेतली आहे ती माहितीप्रमाणे आम्हाला एक माहिती झालं आहे की या घटनेच्या पाठीशी पॉलिटिकल वलय मिळालेलं आहे. मोवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये जे बेटाळा गाव आहे त्या गावामध्ये 15 तारखे आणि 16 तारखेचे मध्येची जी रात होती त्या रात्रीमध्ये एक 17 वर्ष 18 महिन्याची जी मुलगी होती त्याच्यासोबत 2 पुरुष पण होते. त्यांच्यासोबत मारहाण झालेली होती आणि काही काही लोकांनी मारहाण केलेली होती. त्यामध्ये 8 आरोपीचे नाम त्यांनी सांगितलेले आहे, ज्यामध्ये गौरव समरेत, कैलाश देशमुख आणि 6 आरोपी आहे. त्या लोकांनी आरोपींनी त्यांच्यासोबत छेडछाड पण केली महिलासोबत. त्या अनुषंगाने महिला मायनर आहे त्यामुळे त्यांच्यावर 354 आणि पॉक्सो ॲक्टचा कलम दाखल केलेला होता. इमिजिएटली 8 आरोपीला अटक पण केला होता, कोर्टाच्या समोर पेश केला होता आणि आता तिथे तपास चालू आहे. मौदा थाना अंतर्गत आने वाले मौजा वडोदा में रविवार को पुलिस अधीक्षक के विशेष पथक ने मौदा पुलिस की मदद से मुरली एग्रो पेपर मिल के पीछे छापा मारकर गौवंश प्रजाति के मवेशियों को रिहा किया. यह लोग मवेशियों को ट्रक में लादकर बुचड़ खाने ले जाने की तैयारी में थे. पुलिस ने मौके पर 28 मवेशियों को रिहा कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया. अन्य 6 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार एसपी द्वारा नियुक्त विशेष पथक रविवार को मौदा पुलिस थाना हद में पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दरमियान पथक को गुप्त जानकारी मिली कि कुछ लोग मुरली एग्रो पेपर मिल के पीछे वडोदा कैनल के बाजू में पिकअप वाहन से अवैध रूप से गौवंश लाकर दूसरे ट्रक में भरकर हैदराबाद ले जा रहे हैं. खबर के आधार पर पथक ने घटनास्थल पर जाकर छापा मारा तो वहां पर एक 10 चक्का ट्रक क्रमांक MH40 BL 3762 और 2 पिकअप वाहन क्रमांक MH40 BG 1942 और MH40 CD 8558 खड़े दिखाई दिए. इसके अलावा वहां पर मवेशी और कुछ लोग भी नजर आए, परंतु पुलिस को देखते ही कुछ लोग वाहन और जानवर वहीं छोड़कर भाग गए. पथक ने मौके पर मवेशी और 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और 6 आरोपी वहां से भाग निकले. छापामार कार्रवाई में पथक ने 25 गौवंश समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया. इनमें से एक आरोपी नाबालिग होने से उसे सूचना पत्र देकर छोड़ दिया. जब तक किए गए मवेशियों में से दम घुटने के कारण 3 मवेशियों की मौत हो चुकी थी. पथक ने कुल 21,40,000 रुपए के माल जब्त कर मवेशियों को ध्यान फाउंडेशन संस्था खरबी जवाहर नगर भंडारा में छोड़ा गया. इस कार्रवाई में आरोपी रेहान खान, शेख मोहतसीम उर्फ राजा खान, शकील कुरैशी, रिजवान हाजी, शेख मुख्तार वल्द मुश्ताक कुरैशी सभी कामठी निवासी, राजू आदेश नागौर से संजय मोड़कू कामले दोनों माथनी, मौदा निवासी अमित राजेश आकड़े और सूरज वाड़ी भस्मे और अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मौदा थाने में मामला दर्ज किया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अपर पुलिस अधीक्षक संदीप पखाले के मार्गदर्शन में रामटेक थाना विशेष पुलिस पथक नागपुर ग्रामीण के सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे समेत हवालदार ललित उइके, पुलिस नायक प्रणय बनाफर, कार्तिक पुरी, बालाजी बारगुले, शुभम मोरोकर के पथक ने की है. भंडारा जिले में वैद्य डॉक्टर अनेक रोगियों का उपचार कर रहे हैं, जिससे बीमारियों से मरीजों को राहत मिल रही है. ऐसे ही भंडारा की जानी मानी वैद्य डॉक्टर रेणुका तिवारी, आयुर्वेदाचारी BMS से BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक ने खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि किडनी, हृदय रोग, BP शुगर, कैंसर जैसी अन्य बड़ी बीमारियों से मरीजों को इलाज कर ठीक किया है. जिसमें उन्होंने इस खास मुलाकात में कैसे इलाज किया है, क्या है आयुर्वेद, किस तरह से होता है इलाज, क्या है फायदे, आइए देखते हैं. नमस्कार, क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है. मैं शमशेर खान. एक अनोखी खबर हमेशा लेके आता हूँ. आप देख सकते हैं कि अभी का जो मौसम है, ठंडी का मौसम है, और इस मौसम में किस तरह से खुद को स्वस्थ रखना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल निर्माण होता है. हम
कुछ ऐसे डॉक्टरों से हमेशा मुलाकात करते रहते हैं ताकि आपको आपकी सेहत के बारे में किस तरह से आपकी सेहत को सुरक्षित रखा जाए और अच्छी रखा जाए। ऐसे ही कुछ डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद आज हम पहुँचे हुए हैं वैद्य डॉक्टर के पास में। सोचने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये जो वैद्य डॉक्टर होते हैं वो आज से नहीं है, हम कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, यानी पुरानों से सुनते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर के कारण कई ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पाती थी, पर लेकिन आज के जो वैद्य डॉक्टर है उसे ठीक कर पाते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वैद्य डॉक्टर, आइए उनका नाम जानते हैं और उनसे कुछ सवालात आज करने वाले हैं कि क्या वैद्य डॉक्टर जो होते हैं उन लोग के जो उपचार किए जाते हैं, क्या वो उपचार के कारण आदमी स्वस्थ हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी क्या ठीक हो सकती है? ये सवालों को लेकर आज हम आए हुए हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय क्राइम इंडिया न्यूज़ को दिया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर रेणुका तिवारी, वैद्य रेणुका तिवारी। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, BAMS हूँ और मैं आपके शहर में पिछले 9 साल से सेवा दे रही हूँ आयुर्वेदिक की। आज हमारे भंडारा की जनता को क्या बताना चाहिए कि वैद्य आज के तौर में कहीं तो भी लुप्त होती जा रही थी और आप लोग कुछ डॉक्टर जो है उसको वापस लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना जाता है, भस्म है या ऐसी कुछ है, तो क्या आज हमारे भंडारे की जनता को क्या बताना चाहोगे कि वैद्य में क्या क्या ऐसे उपचार होते हैं जो सडनली भी ठीक हो जा सकते हैं या किस तरह से किए जा सकते हैं? आयुर्वेदिक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ये 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और आज के समय की चिकित्सा पद्धति में जो बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं, जो लाइलाज हैं, जैसे किसी का लीवर ख़राब हो गया, किसी की किडनी ख़राब हो गई, घुटने ख़राब हो गए, कमर की हड्डी चली गई, तो इन सब चीज़ों का इलाज आयुर्वेद में संभव है, बहुत अच्छे से संभव है। जहाँ तक आपने भस्मों की बात की है तो हम भस्म का प्रयोग करके किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जो बहुत व्यापक रूप ले चुकी हैं, इनको हम ठीक करते हैं। एक्चुअली बताइए भस्म होते हैं किस प्रकार के? बहुत सारी चीज़ बोलते हैं भस्म भस्म, तो भस्म होता क्या है? भस्म जैसे कि किसी धातु की या मेटल की या किसी रस औषधि की को, जैसे कि राख होती है, मैं एक साधारण भाषा में बता रही हूँ राख, लेकिन उसको बहुत सारी प्रोसेस करके उसका भस्म निर्माण किया जाता है। जैसे कि स्वर्ण भस्म होती है, सोने की भस्म हम यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, हम पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। हीरे की भस्म है जो बड़ी बड़ी गांठों को ठीक करती है ना। और सोने की भस्म के काफ़ी सारे योग हैं जिनका उपयोग करके हम किडनी की बीमारी ठीक करते हैं, लीवर की बीमारी ठीक करते हैं। ऐसा एक र्यूमर है कि भस्म खाने से किडनी ख़राब हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाती है। मैं नहीं जानती ये कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन ये गलत है। अगर आप एक शिक्षित वैद्य आयुर्वेदिक डॉक्टर, BAMS डॉक्टर से मिलेंगे और अगर आपको वो भस्म देते हैं और उसके द्वारा आपकी चिकित्सा करते हैं तो उसके द्वारा आपके लीवर, किडनी उल्टा ठीक होते हैं। अच्छा। उससे खराब नहीं होते हैं। अच्छा। आपके जो किन लोगों के प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं जो बोलते हैं कि इससे खराब होते हैं? मैं ऐसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मुझे मेरे पेशेंट से ही सुनाई दिया। अच्छा। कि क्या मैडम ऐसा होता है, क्या हमने सुना है। हाँ। तो मुझे नहीं पता कहाँ से वो बातें आई हैं, लेकिन वो जहाँ से भी आई हैं ये गलत हैं। और इनका निर्माण अगर सही से होता है और इनका उपयोग अगर सही से होता है, वैसे तो अति सर्वत्र वर्जित, ये तो कहा ही गया है, अगर किसी भी चीज़ की आप अति करोगे तो वो नुकसान ही करेगी, है ना। तो लेकिन इन चीज़ों, इन औषधियों ये जीवनदायिनी है, ये आपको कैंसर से वापस ला सकती हैं, ये आपकी खराब लीवर, खराब किडनी, खराब घुटने सब कुछ ठीक कर सकती हैं। आपका 9 साल का जो अनुभव है तो उसमें कुछ ऐसी होगी जो आप बताना चाहते होगे कि किसी ने आपके कैंसर के पेशेंट होंगे या कोई ऐसी बड़ी बीमारी होगी जो आपके माध्यम से ठीक होगी? काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसमें एक मैं कहना चाहूँगी कि साधारण जो चिकित्सा पद्धति है उसमें कहा जाता है HLA-B27 जब पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव नहीं होता। ये
जो हेपेटाइटिस है वो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं मेरे पास जो पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुआ है। बीपी की बीमारी, अगर उसकी जड़ पता चले, अगर डॉक्टर उसका निदान, उसका कारण क्या है वो पता कर ले, तो बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और बहुत सारे केसेस में शुगर की बीमारी भी ठीक होती है। हाँ, बहुत सारे केसेस में नहीं होती है। किडनी पूरी तरह ख़राब हो गई है, उसको रिवर्स लाया जा सकता है। लीवर पूरी तरह ख़राब हो गया, उसको रिवर्स लाया जा सकता है। नहीं, कैसा कई डॉक्टर बताते हैं कि भैया सही में इलाज होता है या सही से इसका प्रॉफिट होता है या उसको फ़ायदा होता है, पर कैसा है कई डॉक्टर सिर्फ अपने इसके लिए बताते हैं। मैं मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जो सही में लोगों का जो इससे फ़ायदा हुआ है। मैं बता रही हूँ ना, एक मेरे बहुत 4-5 ऐसे पेशेंट हैं। HLA-B27 का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी, पेशेंट का के भंडारे के नागपुर भंडारा के हैं। हाँ। पेशेंट भंडारा के हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है और आपका मन का तो पूरा ही चला जाता है। है ना? तो ऐसी बीमारी में हमने रिजल्ट लाए हैं और 100% रिजल्ट लाए हैं। वो पेशेंट की कुछ वीडियोस मेरे पास हैं और 1-2 वीडियोस फेसबुक वगैरह में भी अपलोड हुए हैं। और जैसे अभी रिसेंट का एक केस है, B12 जो कहते हैं कि B12 जिनका एकदम डाउन हो जाता है वो बहुत मुश्किल होता है, विटामिन D डाउन हो जाता है, मुश्किल होता है, वो सब हमने रिवर्स लाए हैं। जी, लीवर भी बहुत सारे मरीज के हमने ऐसे हैं जिनको हेपेटोमेगाली फैटी लीवर, जो फैट हो जाता है लीवर में, वो हमने ठीक किया है। और अभी रिसेंट का एक केस था मेरा डायबिटिक फूड का, जिनका पैर सड़ गया था पूरा। तो उनको मतलब कि उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा था कि बहुत पुराना हो गया है, शायद अब इसको काटना पड़ेगा आगे चल के। तो फिर वो पेशेंट मेरे पास आए तो बहुत कम खर्चे में उनका पैर 1 महीने में इतना तो ठीक हो गया कि वो चल फिर सकते हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए कि एलोपैथिक जो होता है जी, वो एलोपैथिक के कारण जो मरीज को जो तुरंत जो आजार होता है या जो तकलीफें होती हैं वो बहुत जल्दी आराम हो जाता है जी। तो क्या आपके वैद्य में भी ऐसा है कि जैसी मान लिया जाए कि मेरे हाथ में बहुत जम से दर्द हो रहा है, तो मैंने एलोपैथी का इंजेक्शन ले लिया, पेन किलर ले लिया, समथिंग, और मुझे भले ही पूरा ठीक नहीं हुआ पर मुझे आराम हो गया, मेरा वर्किंग करना शुरू कर, तो क्या वैद्य में भी ऐसी चीज़ें होती हैं? जी, आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें होती हैं। ये है जैसे हमारी अग्निकर्म शलाका। क्या बोलते हैं इसे? अग्निकर्म शलाका है ये। अच्छा। जी, इसके द्वारा अग्निकर्म किया जाता है, अग्नि में तप्त करके। अच्छा। और पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको टच किया जाता है। अच्छा। तो इससे जो आपका पेन है, आपका पेन किलर से पेन 1 दिन के लिए ठीक होगा। अच्छा। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म ठीक होता है, बहुत लंबे समय तक के लिए। ये पंचधातु की बनती है, लोहे की बनती है, सोने की बनती है, चांदी की बनती है। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से यूज़ होती हैं। जैसे इससे आप हमेशा के लिए कॉर्न भी ठीक कर सकते हैं। जी, कोई मस्सा है तो हमेशा के लिए मस्सा निकाल सकते हैं। जी, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जिसमें तुरंत, और किसी को योग कैसे करते हो नहीं बताया? इसको रक्त तप्त किया जाता है। अच्छा। इसको लाल किया जाता है। अच्छा। गरम कर किया जाता है एकदम। जी। हाँ। और जो पॉइंट होते हैं, जो स्थान होता है, जो सिर्फ चिकित्सक को पता होता है। अच्छा। तो उस स्थान पे इसको टच किया जाता है। अच्छा। जिससे आपके दर्द में काफ़ी राहत हो। नजर लगाओगे किसी की? नहीं, जब पेन इतना सीवियर होता है तो इसका पेन मायने ही नहीं रखता। अच्छा, नहीं, जी, जलने वाले आप बोल रहे हैं? नहीं, जलता नहीं है। उसके बाद हम ऐसी चीज़ों का एप्लीकेशन कर देते हैं। अच्छा। जिससे इतना नहीं जलता है, थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन वो जो दर्द है, हाँ, वो इसके आगे, हाँ, वो परमानेंट नहीं तो बहुत लंबे समय के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर आप औषधियाँ लेके उसको ठीक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एक चीज़ हमें पता चली है कि वैद्य के कुछ उपचार ऐसे हैं जिस उपचार के बारे में हम लोग पहुँच नहीं पाते, हमारे पास पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वैद्य के पास जाते ही नहीं हैं। और वैद्य अभी ऐसे ऐसे उपकरण लेकर जो लोगों की बीमारी है, जो दर्द है, जो सडनली ठीक हो सकते हैं, तो वो भी आज के दौर में, आधुनिक दौर में जो है, जो हमारा दुनिया जो दिन पे दिन आधुनिक बढ़ते जा रही, डिजिटल बनते जा रही है, तो उसी तरह से हमारे
जो वैद्य भी है वो भी उपचार में कहीं पीछे नहीं रह रहे, वो भी आगे बढ़ते जा रहे। तो और क्या बताएंगे मैडम ऐसा कि जो हम हमारी जनता के साथ में ऐसा शेयर कर सके आपके लिए कि जो वैद्य जो चीज़ है ये तो कई वर्षों से है, और आपने जो पढ़ाई की है या आपने जो 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ को आम लोगों तक किस ढंग से पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक करने के चक्कर में जैसे आपने किसी बीमारी को, जैसे आपको एसिडिटी हुई, आपने एक एसिडिटी की गोली खा लिए और उसके बाद वो ठीक हो गई, लेकिन आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। उसकी जगह आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, उनको बताइए, वो उसका कारण पता करेंगे कि आपको ये क्यों हो रहा है। नॉर्मल एसिडिटी की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे बहुत सारी, और यहीं से बड़ी बीमारियाँ शुरू होती हैं, ठीक है। यहाँ से फिर आपके लीवर तक जाता है, आपके कोलाइटिस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ, आँखों के रोग होते हैं, बाल खराब होते हैं, बहुत कुछ होता है, स्किन खराब होती है। तो ये सब आप छोटी सी बीमारी, छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत देर में ठीक करती, आप जल्दी चले जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर आपको रोज़ रोज़ वो टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी, आपको रोज़ रोज़ बीपी की टैबलेट, रोज़ रोज़ थायराइड की टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी, रोज़ रोज़ एसिडिटी की टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। रोज़ रोज़ आपको एलर्जी हो रही है, एलर्जी की दवाई रोज़ रोज़ नहीं खानी पड़ेगी, रोज़ रोज़ पंप नहीं लेना पड़ेगा। आपका जीवन आसान करता है आयुर्वेद। आपको जो हमारी चिकित्सा शैली है ये मतलब कि एक नया जीवन देने के साथ साथ आपको आपके रहन सहन, खान पान कैसा होना चाहिए ये भी बताता है कि किस शरीर का रहन सहन और खान पान कैसा होना चाहिए। हम अगर यहाँ 5-6 लोग हैं तो हर किसी की अलग अलग प्रकृति है शरीर की, वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज, है ना, संधिपादज। तो ये प्रकृति के हिसाब से आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक ये बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो और अगर स्वस्थ हैं आप, आगे चल के आपको कोई बीमारी ना हो, इसका आपको इसके लिए भी आयुर्वेद चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। एक हमारा पहला ही श्लोक है, आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब फिर उसके बाद अगर कोई आतुर है तो उस आतुर मतलब कि बीमार है तो उसकी विकारों का प्रशमन करना। जी, आपसे मैंने एक बात और बातचीत में हुई थी कि कुछ उपचार ऐसे होते हैं आपके कि जो बॉडी को रेगुलाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं। एक बहुत सोचने वाली बात है, आप लोग ने गौर करना चाहिए इस चीज़ को। हम अभी बॉडी को उपचार करने के लिए मशीनों में जा रहे हैं और मशीनों में पूरा अपने आप को ढाल रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। पर मैडम से एक बातचीत करते करते उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई मुझे, और मैं भी उसका उपाय करके देखूंगा ज़रूर, कि आप बॉडी को फिल्टर करते हैं, बॉडी को फिल्टर। तो डिटॉक्स जो आप कर रहे हैं, तो वो हमारी जनता को बताइए क्या है एक्चुअली, वो किस तरह से होता है। आप नई गाड़ी लेते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, आप एक साइकिल भी लेते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, है ना, लेकिन आप शरीर की कभी सर्विसिंग नहीं कराते हैं। नहीं, आज तक तो कराया नहीं। और वो होता है आयुर्वेद में। अच्छा। आयुर्वेद आपके शरीर को डिटॉक्स, आज के समय में उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलने लगे हैं, एक्चुअली वो पंचकर्म है। अच्छा। पंचकर्म चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, जो औषधियों के अलावा ये चिकित्सा होती है। ये जो मैंने आपको अग्निकर्म बताया, ये पंचकर्म का ही एक पार्ट है। तो ये औषधियों के अलावा बिना औषधि के भी आपके शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अच्छा। ये चिकित्सा होती है। ये ऋतुओं के हिसाब से होती है, ये मरीज के हिसाब से होती है, और ये मतलब व्याधि के हिसाब से होती है। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उससे भी पंचकर्म कराना चाहिए उसके शरीर के अनुसार, है ना। तो ये आपको आपकी उम्र को बढ़ाएगा। अच्छा। आपको निरोगी रखेगा। कोई रोग अगर आपके पास आ रहा है तो उसको निकाल देगा।
वमन, विरेचन, बस्ती। बस्ती का मतलब होता है औषधियों का एनिमा। ठीक है। रक्त मोक्षण मतलब कि हिजामा, कपिंग और जो जलों का जरूर लगाते हैं वो, या फिर हम वेन से नॉर्मल ब्लड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रक्त मोक्षण होता है ना। और स्नेहन स्वेदन मतलब बॉडी का मसाज, स्टीम। और बहुत सारे तरीके के स्वेदन होते हैं, बहुत सारे तरीके के स्नेहन होते हैं, थेरेपेटिक होते हैं सारे। एक नॉर्मल स्पा और आयुर्वेद के पंचकर्म में बहुत फ़र्क होता है। जी। इसमें से कोई एक आध हमको बताएंगे कि जैसे आपने बोला कि समय और वातावरण, यानी जो समय बदलता है, यानी कहने का मतलब जो है वो ऋतु जो बदलता है, ऋतु बरसात हो गई, ठंडी आ गई, तो बॉडी का भी टेम्परेचर और बॉडी का भी चेंज होती रहती है। तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जो लोगों को, जैसे आपके जो पंचकर्म हैं, तो ऐसी कोई समय में जो लोग अपने बॉडी को पूरी फिल्टर कर सकें। जी, तो वैसे तो पूरा पंचकर्म कर सकते हैं एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके। लेकिन ये जो ऋतु है इसमें स्नेहन स्वेदन मतलब बॉडी अभी जो मतलब रुक्षता बढ़ी रहती है शरीर की, तो स्नेहन का मतलब है कि खूब अच्छे से तेल की मालिश और स्वेदन मतलब कि धूप। ये जो धूप है इस समय की, इससे आप विटामिन डी लेके पूरे साल भर चला सकते हैं। जी, तो ये वाली इस समय की धूप आप ले सकते हैं, गर्मी की धूप आप ले ही नहीं सकते, है ना। स्नेहन करके, स्वेदन करके एक विरेचन कर सकते हैं। बस्ती भी करते हैं कई सारे पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो सारे ही ट्रीटमेंट करना है। लेकिन ये अगर आप मरीज नहीं हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं तो ये अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप लोगों के लिए। खासकर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हम जब भी दवा लेते हैं जब हमें दर्द है, तकलीफ है, पर एक मैडम से काफ़ी अच्छी चीज़, गौर से सुनिए चीज़ को, कि जो मरीज नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। जी, जो मरीज नहीं है वो पंचकर्म इस तरह से करें चिकित्सक की सलाह से। और बहुत सारी चीज़ें जैसे नस से है, शिरोधारा है। अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है तो आप, हाँ, टेंशन है या किसी भी तरह, आज तो जितने शारीरिक रोग नहीं उतने मानसिक रोग, तो उसका भी निदान हमारे आयुर्वेद में है। अगर है तो भी और नहीं है उनसे बचना है तो भी। जी, मुझे एक चीज़ बताइए मैडम कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई है, मेरे दर्शकों को भी पसंद आएगा ये चीज़। तो मैं ये चाहता था कि आज के तौर पे नशा बड़े तौर पे वापरा जाता है, सिगरेट, गुटखा, पान, खर्रा, दारू और ऐसी अनेक चीज़ जो होती है, वो पहले तो देखा जाता था कि बहुत ऊंचे लेवल पे इसका सेवन किया जाता था। और आज के दौर में ऐसा है कि कॉलेज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, दारू का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे, छोटे से बच्चा रहे कि एक बुजुर्ग, एक बड़ा आदमी रहे, और आपके यहाँ से क्या फ़ायदा मिल सकता है आपके वैद्य से उनको? जैसे कि किसी भी नशे की लत है तो आयुर्वेद के हिसाब से इसके एंटीडोट होते हैं। अच्छा। तो अगर सामने वाला कोशिश करे तो ये आदतें उसकी छूट सकती हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आदतें छूट सकती हैं। एक मेरे बहुत पहले एक मरीज आए थे मेरे पास, जो एक दिन में गांजे की, काफ़ी भांग की, वैसे बहुत सारी गोलियां वो लेके आए थे और बोले कि मैडम मैं ये खाता हूँ, मुझे छुड़ा दो। और मैं अपने पास के ही गांव के थे, तो वो 20 गोलियां खाते थे, फिर वो 14 गोली में आए, फिर वो 10 में आए, फिर वो 4 में आए, फिर उनकी बंद हो गई वो दवाइयाँ। अच्छा, वो पूरे मुक्त हो? जी, पूरे मुक्त हो। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है नशेड़ों के लिए। सुन लो, कई जन छोड़ना चाहते हैं पर मजबूरी है, छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं किस तरह से छोड़ा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा बताया मैडम ने उपचार कि 2 चीज़ बताया मैडम ने, एक 100% छुट्टी है, दूसरा एक आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात कि हर चीज़ को छोड़ने के लिए समय समय पे उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। एकदम से कोई भी चीज़ अगर अपन छोड़ते हैं या उसको एग्जिस्ट करते हैं तो बॉडी के साथ साइड इफेक्ट होते हैं उसमें, है? एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब बड़े ये चीज़ें करना बंद करेंगे तब छोटे नहीं करेंगे।
समाज से ये चीज़ें ख़त्म तब होंगी जब हम यंग जनरेशन या हमसे ओल्ड जो हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे अपनी आदतों में से, तो छोटों में वो आदतें नहीं आएंगी। नहीं बराबर। आज की दुनिया में मैडम कैसा है, ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये तो ठीक है कि आज के तारीख में जब तक पहले जो प्रथा होती थी कि हमारे माँ बाप ने हमको अगर आग दिखा दिए तो हमारी ताकत नहीं थी कि हम वहाँ से वहाँ हट जाए, और आज के तारीख में अगर तुमने बच्चों को आग दिखा दिए तो कमरे में बंद हो जाते हैं कि भैया मेरे को ये नहीं मिला तो ये ऐसा हुआ। तो इसमें कैसा है कि आज के तारीख में माँ बाप से ज़्यादा बच्चे बहुत पहलवान हो गए हैं। माँ बाप को मजबूरी होती है कि वो चीज़ें मानना पड़ता है। मैं उन बच्चों को भी आज बोलना चाहूँगा जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, उनको समझते नहीं है, क्योंकि जब बाप थका रहा, बाहर का टेंशन, बाहर का काम करके जब घर पे आता है और जब उसको एक गिलास पानी दिया जाता है और वो जो सुकून महसूस करता है कि मैं अब सारे टेंशन ख़त्म करके घर पे आया हूँ, और जब उसको कोई बच्चा या घर के लोग उसको बोलते हैं कि भैया अभी पापा आए तुम उधर चलो या मेरे को वो लेके दो, वो करके दो, फिर भी वो आदमी कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों और परिवार को खुश रखूं। ये भी एक बीमारी है, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये भी एक बीमारी है, क्योंकि जब तक आदमी टेंशन फ्री नहीं रहेगा ना कोई काम नहीं कर पाएगा। और बाप हो, माँ हो, बच्चे हो, ये एकजुट अगर एक साथ में रहे ना, आज की प्रथा में जो हम सुनते थे पहले कि जब बड़े बोलते थे तो छोटे सिर्फ सुनते थे, कभी जवाब नहीं देते थे। आज ऐसा है कि बड़ों ने बोले तो छोटों ने ऐसे जवाब दिए कि बड़े चुप हो गए। ये ज़माना आ गया। खैर ये हमारे टॉपिक का भाग नहीं है, फिर भी मैं अब बात में चीज़ याद आ गई, इसलिए मैंने आपको एक मेरे तरफ से एक सलाह है सबके लिए। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने आयुर्वेदिक के माध्यम से हमारी जनता तक, हमारे लोगों तक, हमारे दर्शकों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का कोशिश किया। और हम चाहेंगे कि हम एक बार आपके क्लिनिक आएंगे जी, और क्लिनिक में ये हम देखेंगे एक आध, और हम जब आप लोग इसमें कमेंट डालेंगे, बोलेंगे कि नहीं हमको देखना है कि मैडम कैसे उपचार करती है, तब जाएंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। तो वो भी हम आके देखेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे एक्चुअली, क्योंकि मैडम जी ये जो प्रथा है ये आज से नहीं है कि ये सदियों सालों से उपचार करते हुए आ रही थी। एक चीज़ और भी मैं बातचीत में मेरे जहन में आ गई है, वो भी पहले जो डिलीवरी होती थी वो एक नॉर्मल होती थी, और आज के तारीख में जो डिलीवरी होती है वो बगैर ऑपरेशन के नहीं होती है। तो इसमें कुछ वैध का कुछ है कंसेप्ट, तो उसमें कुछ बताना चाहोगे? मैं शुरुआत से बताऊंगी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो IUI ये सब करवाते हैं और काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं या जो भी है, काफ़ी सारी तकलीफ़ें भी होती हैं, तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा से बहुत आसान हो सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इनफर्टिलिटी, बंध्यत्व जिसे कहते हैं, स्त्री बंध्यत्व, पुरुष बंध्यत्व सभी के लिए है ना। बच्चे जिनके ना हो रहे हों, आज की जीवन शैली ऐसी है कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी को बंध्यत्व अगर है तो इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा है। आप पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, चिकित्सा करवाइए और देखिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अगर आपको बनावटी गड़बड़ी नहीं है तो ज़रूर आराम मिलेगा, है ना, ज़रूर 100% आराम मिलता है। और इसके बाद पूरी गर्भ संस्कार होता है गर्भिणी के लिए, पूरे हर एक महीने की औषधियाँ होती हैं, उसमें आयरन कैल्शियम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी में सब कुछ होता है। बच्चे का बहुत अच्छा पोषण होता है। किस महीने में बच्चे की धड़कनें शुरू होंगी, किस महीने में बुद्धि आएगी, किस महीने में क्या आएगा, उस हिसाब से हम औषधियाँ देते हैं आयुर्वेद में। उसको हम मासानुमासिक कल्प बोलते हैं। उसके बाद फिर जब डिलीवरी का समय आता है तो बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके उपयोग से आसान हो जाती है डिलीवरी। जी, तो आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ में हमें एक ऐसा भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो पहले बहुत हार्ड होता था आज वो नॉर्मल भी हो सकता है। सिर्फ हमें उसका सही समय पे सही उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैडम ने हमें अपना कीमती समय दिया और पूरी जानकारी दी कि और जो समय होता है, ये समय ज्ञान देने के लिए जब होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम उसे स्किप आगे भगा के देखते हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। पर कोई भी चीज़ जब तक हम पूरी ना देखें ना तो वो चीज़ का पता नहीं चलता है। हम शर्ट पहन के निकल गए और पैंट छोड़ दिए तो नहीं होता है क्योंकि हमको पूरे कपड़े ही पहन के निकलना होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैडम का जो हमने ज्ञान लिया है वो आप पूरा देखें और समझे एक्चुअली क्या है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जितने भी है, आज मैडम के थ्रू हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि जो आयुर्वेदिक को जो है हमारे इस दुनिया में बना के रखा है और ये प्रथा को जो एलोपैथिक के कारण जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ों को आज भी आयुर्वेदिक थ्रू दूर किया जाता है। तो BS क्राइम इंडिया न्यूज़ में इसी तरह से आप बने रहें। हर एक खबरों के माध्यम से हम आप तक बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर आपको जानकारी देते हैं। अलग अलग खबरों के माध्यम से हम जागरूक करते रहते हैं। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़ संपादक, ऐसी ही खबरों के साथ में अगली बार आपसे मिला रहूँगा। नमस्कार। भंडारा। तुमसा तहसील के नाकाडोंगरी वन क्षेत्र के तहत आने वाले कौलेवाड़ा नियत क्षेत्र सीता सावंगी में गश्त लगा रहे वन कर्मियों को रविवार 19 नवंबर की सुबह एक तेंदुआ मृत मिला था। इस मामले में वन विभाग द्वारा की गई जांच में करंट लगने से तेंदुए की मौत होने की बात सामने आई है। इस मामले में एक आरोपी को वन विभाग ने हिरासत में लिया है। आरोपी सीता सावंगी ग्राम निवासी शिव मदन कुमरे को न्यायालय ने 6 दिन की FCR में रखने का फैसला सुनाया है। नाकाडोंगरी वन क्षेत्र के तहत आने वाले कौलेवाड़ा नियत क्षेत्र में वन कर्मी 19 नवंबर को गश्त लगा रहे थे। ऐसे में सीता सावंगी राजस्व विभाग के गुट क्रमांक 108 में एक तेंदुआ मृत अवस्था में नजर आया। शव की शिनाख्त करते समय उसकी मृत्यु 6 से 7 दिन पूर्व हुई होगी, ऐसी आशंका जताई गई थी। तेंदुए की उम्र 4 से 5 वर्ष थी। पशु वैद्यकीय अधिकारियों ने मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम किया तथा वन विभाग द्वारा की गई जाँच में तेंदुए की मौत करंट लगने से होने की बात सामने आई। जाँच के दौरान आरोपी सीता सावंगी ग्राम निवासी शिव मदन कुमरे को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। तुमसर प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधिकारी ने आरोपी को 6 दिन यानी 27 नवंबर तक वन कोठरी यानी वन कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया है। भंडारा उपवन संरक्षक राहुल गवई के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक सचिन नीलक एवं नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज मोहिते आगे की जाँच कर रहे हैं। मार्च से ST बोर्ड ने महिलाओं के लिए हाफ टिकट योजना शुरू की। इससे यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। दिवाली पर भाई दूज के लिए मायके जाने वाली महिलाओं ने लाल परी से ही यात्रा करने पर जोर दिया है। यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ यह देखा गया है कि ST की आय भी बढ़ी है। दिवाली पर गाँव से आने जाने वाले यात्रियों की वजह से अच्छी भीड़ रहती है। जैसे ही बस स्टेशन पर बस आती है तो आप उसमें यात्री खचाखच भर जाने की तस्वीर देख सकते हैं। दिवाली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ST विभाग ने 7 नवंबर से 27 नवंबर के बीच टिकट का किराया 10% बढ़ा दिया है। हालांकि ST विभाग को अब तक 4 करोड़ 58 लाख रुपए की आय हुई है, इसलिए ST अभी कुछ दिन हाउसफुल चलेगी और 6 करोड़ की इनकम होने की संभावना है। नमस्कार, तनुजा येरकर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथून विभाग नियंत्रक बोलत आहे। आमची दिवाळीच्या कालावधीत आता तसं पाहिलं तर दिनांक 8 तारखेपासून ते 27च्या मध्यरात्रीपर्यंत 10% भाडेवाढ आपल्याला दिलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने जर दिवाळीचा पिरियड आपला चालू झाला आहे की 11 तारखेपासून आपल्याला आपण जे पहिले 1,18,000 प्रति दिवस जे किलोमीटर चालवत होतो तर ते आपलं गेलेलं आहे। आता त्याच्यात आपण 10% वाढ केलेली आहे। किलोमीटर 1,30,000 आपण रोजचे किलोमीटर चालवत आहे आणि हे 11 ते 18पर्यंत आपल्याला 4,58,00,000 उत्पन्न प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यात आपले 7,30,344 प्रवाशांनी प्रवास केलेला आहे। यापुढेही आपले पुढच्या 8 दिवस आता सध्या आताच आम्हाला कळलं की मानविकाच्या शाळा चालू होणार आहे तर थोडं हे होईल, पण आपलं आहे सेवा चालू आहे। अजून 8 दिवस आपल्याला बरंच उत्पन्न प्राप्त होईल।
किसानों को रेशम खेती की ओर प्रोत्साहित करने और जिले में रेशम उद्योग के प्रचार के लिए रेशम रथ भ्रमण करेगा। इस रेशम प्रचार रथ को अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीपति मोरे के हस्ते हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस समय उप जिला चुनाव अधिकारी प्रशांत पीसाल व जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर उपस्थित थे। रेशम विकास अधिकारी माधव डिंगुले, वरिष्ठ तकनीक सहायक अनिल ढोले, वरिष्ठ क्षेत्र सहायक बीजवे, लिपिक ढोने, लोहारे व सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे। सरकार ने 20 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 इस कालावधि में महारेशम अभियान चलाने की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत 21 नवंबर 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय में महारेशम अभियान कालावधि में वर्ष 2024-25 में तूती रेशम व टसर रेशम उद्योग करने के इच्छुक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। रोगायो अंतर्गत तूती रेशम कार्यक्रम रेशम विभाग के साथ ही कृषि विभाग व जिला परिषद कृषि विभाग द्वारा चलाया जाएगा। फिर भी इच्छुक किसान जिला रेशम कार्यालय मदन निवास राजीव गांधी चौक में संपर्क करने का आह्वान रेशम कार्यालय ने किया है। वैनगंगा के छोटे पुल से यातायात बंद होने से बड़े पैमाने पर वाहनों की भीड़ बढ़ गई है। भंडारा शहर में बाइक व साइकिल से काम के लिए आने वाले मजदूरों को जान हथेली पर लेकर बड़े पुल को पार करना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़े पुल के दोनों किनारों पर सूचना बोर्ड एवं ब्रेकर लगाने की जरूरत है। भंडारा शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वैनगंगा नदी पर एक बड़ा पुल है। इस पुल पर दिन रात तेज ट्रैफिक चलता है। इससे भंडारा शहर में काम पर आने वाले मजदूर बड़े पुल से बाइक व साइकिल से आते हैं। तेज रफ्तार वाहनों की भीड़ से जान को खतरे में डालते हुए भंडारा शहर जाते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़े पुल के दोनों ओर सूचना बोर्ड लगाने की जरूरत है। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थान पर ऐसे बोर्ड की भी आवश्यकता होती है और ब्रिज के दोनों तरफ ब्रेकर जरूरी है। यहाँ आने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी होगी, इससे वाहनों को रोकने में मदद मिलेगी। भंडारा के खिलाड़ी क्रिश परसोटकर ने जम्मू में चल रही 67वीं अंडर 19 स्कूल नेशनल तलवारबाजी चैंपियनशिप में महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया और टीम वर्ग फॉइल में स्वर्ण पदक जीता। टूर्नामेंट 24 नवंबर तक जम्मू में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भंडारा जिले के खेलो इंडिया तलवारबाजी प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास करने वाले जिला तलवारबाजी संघ और जीजामाता विद्यालय भंडारा के खिलाड़ी क्रिश ने महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर फाइल में स्वर्ण पदक जीता और भंडारा जिले का नाम रोशन किया। क्रिश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता खेलो इंडिया तलवारबाजी सेंटर के कोच सौरभ तोमर, सहायक कोच नीलोफर पठान को दिया है। भंडारा जिला तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष संजीव पांडे बुचे, राजेंद्र भांडारकर, सुनील कुरंजेकर, जिला खेल अधिकारी आशा मेश्राम और सभी खेल प्रेमियों ने उनकी सफलता पर बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 25 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान जिले में कई स्थानों पर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है। इस बेमौसम बारिश का असर न केवल जनजीवन पर बल्कि किसानों पर हो सकता है। बारिश के साथ ही ठंड के बढ़ने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग की ओर से नागरिकों को आग्रह किया गया है कि विशेष तौर पर सावधानियां बरतें। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वाहन की टक्कर से पैदल जा रहा व्यक्ति घायल हो गया। घायल का नाम आमगांव निवासी श्रीराम माधवलाल खंडेलवाल, उम्र 66 वर्ष है। उसके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। साकोली में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर 2 लाख रुपए उड़ा लिए। यह घटना प्रगति कॉलोनी सिंदूरवाफा में हुई। कुल मिलाकर 1,71,000 रुपए की चोरी की गई। लाखनी तहसील में सेलोटी की वृद्ध महिला सत्यभामा भिवाजी गिरे पुंजे, उम्र 75 वर्ष की, नहर के पास एक गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम सिहोरा निवासी रेखा बुधवा ने उम्र 29 वर्ष ने जहर पिया था। उसे गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रावणवाड़ी थाने के तहत ग्राम खातिया निवासी रविचंद्र हत्तीमारे, उम्र 65 वर्ष के खेत में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषि योजना के तहत लगाए गए 7,000 कीमत के सोलर प्लेट को किसी ने चुरा लिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सालेकसा थाने के तहत सावली में हुई दुर्घटना में मोहम्मद हबीब मोहम्मद वजीर शेख उम्र 50 वर्ष घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल में लाने के बाद मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर थाने के तहत आईटीआई फुलचर टोला निवासी फिरियादी फैजाल इकबाल सैयद उम्र 22 वर्ष ने अपनी मोटरसाइकिल सैली मैचिंग सेंटर के बाजू में गली में रखा था। अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।